आज आप सब आए यहाँ, सबका स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक विशेष विषय वस्तु पर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जब प्रजातंत्र की व्यवस्थाएं कमजोर हो जाएं, जनता वोट देती है उम्मीद के साथ कि हमारे विकास काम होंगे, उनमें रोड़ा बन जाए, बने सरकार स्वयं उसी जनता के जिसके वो सरकार हैं, पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो उन्हें भी वोट देती है। फिर दूसरी तरफ विधानसभा का एक तरह से मजाक बना लिया जाए। पहले विधानसभा में किसी के क्वेश्चन आ जाता था तो चर्चा हो जाती थी। आज आप विधानसभा की स्थिति आप सबसे छिपी नहीं। एक तो समय इतना कम कर दिया गया, बैठकें इतनी कम कर दी गई, ऊपर से हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई और गलत पाया गया। मतलब सभी का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, विधायक हो, एक परंपरा सी बन गई है। कुल मिला के अधिकारी राज को पूरी तरह से बढ़ावा दे दिया गया। जब सरकार नहीं होती, राज्यपाल शासन भी होता, राज्यपाल शासन लगा होता है, तब भी ये व्यवस्था जो कार्यपालिका है ये काम करती है। लेकिन चुनाव इस बात के लिए कराए जाते हैं कि जनता की हिस्सेदारी उसके नियंत्रण पर रहे। राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन से हटकर मुख्यमंत्री का चुनाव और ये विधानसभा का चुनाव इसी बात के लिए होता है कि अधिकारियों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है और विधायकों को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर वो कानून को बनाते हैं वहाँ, और अगर कोई चीज़ उसके इम्प्लीमेंट में गड़बड़ है या करप्शन है तो उसकी बात विधानसभा के माध्यम से रखते हैं। जब ऐसा भी होना रुक जाए, सरकार इतनी निरंकुश हो जाए, अहंकार से इतनी भरी हो, पत्राचार से भी कुछ न हो, फिर तीसरी तरह जो जिला सरकार थी, लोकल गवर्नमेंट थे, पंचायती राज, जिला पंचायत इत्यादि, वो भी लगभग शून्य कर दिए गए। फिर इसके बाद आ जाइए, प्रभारी मंत्री को जिले का मुखिया बना दिया जाता है कि एक तरह की अप्रत्यक्ष रूप से लोकल गवर्नमेंट इसी के गवर्नमेंट के विहाप में ही जो जिले स्तर पर होती है, जिसमें योजना समिति की बैठकें होती हैं और काम होते हैं, योजना समिति की आज तक चुनाव न कराए जाएं, अपने मनमानी ढंग से चीजों का, पदों का दुरुपयोग किया जाता रहा हो, सत्य कोई सुनने वाला न हो, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा हो और आंख मूंद कर राज्य स्तर पर तो अलग हो रहा है और जिला स्तर पर अलग हो रहा है। तो आज मैं जिला स्तर के भ्रष्टाचार की बात करूंगा और आपसे ये भी बताऊंगा कि जब हम लोग जिले स्तर की बैठकों में बिना बुलाए भी क्यों जाना चाहते और हम लोगों को आने से क्यों रोक दिया जाता है, कम से कम मुझे विधायक के रूप में क्यों रोक दिया जाता है, जबकि उस प्लेटफॉर्म पर सभी विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, यहाँ तक कि हमारे महापौर तक को बुला लिया जाना एक बार लाजमी है। लेकिन एक विधायक को एक बार नहीं, दो बार, आपके सामने ये बात आ चुकी, उसको दोहराने का कोई मतलब। हम ये कहना चाह रहे हैं इसके पीछे क्या है। इसके पीछे ये है, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मेरा जो वर्किंग प्लान है वो ये है कि अब हम एक एक विषय पर आपसे अलग अलग बात किया करेंगे। कभी मायने की बात करेंगे, अभी आगे चल के फुल डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे आज बात कर रहा हूँ, आना पाई का हिसाब के साथ हम आबकारी डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं आपसे। और भी विषय है, अब हम अगर मुंह में उन सब विषयों का नाम ले लेंगे तो उसकी महत्व थोड़ा कम हो जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति भी कम हो जाएगी। हमारे रिसर्च चल रहे हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, फूड, नॉन, इनकी मिली भगत से संबंधित, जिसमें कि पूरे मध्य प्रदेश पे पूरी तरह घोटाला हो। किसानों को तो कुछ नहीं मिल रहा, धान खरीदी हो या गेहूं खरीदी हो या उपार्जन केंद्र हो या लोगों को खरीदी का केंद्र दिया जाता है। आखिर ये 9-9, 10-10 साल से बागरी जैसे लोग यहाँ कैसे टिके? नान में यहाँ हर 6 महीने में कोई ना कोई घटना कैसे होती है? मध्य प्रदेश में रीवा इस मामले में पूरी तरह से चर्चा में कैसे रहता है?
इस विभाग के जो फूड मंत्री हैं डॉक्टर क्या नाम उनका, गोविंद सिंह राजपूत जी सागर वाले, उनके संबंध में यहाँ के नान अधिकारी अनिल मिश्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे चलती है कि मंत्री जी को इतना पैसा देना, और इसमें जिला प्रशासन की, कलेक्टर की क्या भूमिका है? हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे? रीवा जिला ऐसा है कि पिछले 5-6 वर्षों से यहाँ ऑडिट ही नहीं हुआ। जब ऑडिट ही नहीं हुआ और एक तरह से खरीदी हो रही है, दूसरी तरह से उन्हीं का इशू दिखाया जा रहा है, तो आप कल्पना नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे पदों में बैठे लोग, एक एक बस में 20-20 करोड़, 15-15 करोड़ मिलर अलग, उनसे जुड़े लोग, एक पूरा माफिया कैसे काम कर रहे हैं? तो ये पूरे मध्य प्रदेश का रूप, पर इसका स्पेशलिस्ट रीवा ही माना जाता है, जैसे नशे में। तो उसका एक वानगी आपके सामने विथ प्रूफ में रख रहा हूं, जिनको हमने इस रिसर्च काम में लगा रखा था उनके द्वारा आपको रखवा रहा हूं। आप इसमें प्रश्न करिए, कहीं आपको कंफ्यूजन लगे कि ये गलत बात कर रहे हैं, बात को क्रॉस करिए, आप इनसे सब कुछ पूछिए, और अगर आपके मन को बात, इतना तो आप भी शिक्षित हैं, आपको अगर कागजों के आधार पर समझ में आ जाए कि बात ठीक है, तो अब हम निराश होकर के चौथे स्तंभ के माध्यम से, अभी हमने आपको बताया ना कि जब कोई न सुने प्रजातंत्र की ये हालत हो जाए, तब आपसे एक अंतिम उम्मीद बचती है कि हम इनका कुछ कर तो नहीं पा रहे क्योंकि पूरे कुएं में भाग भूली है, पर जनता के बीच में प्रसारित तो कर देंगे। आखिर उस दिन, जिस दिन इस विभाग की प्रमुख सचिव एसीएस रश्मि शमी मैडम आई थी 29 तारीख को, आखिर मैं क्यों उस बैठक को अटेंड करना चाह रहा था और आखिर मुझे उस बैठक से ही क्यों रोका जा रहा था, वो आपको आज ये विषय समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं उस दिन उस बैठक में होता तो वहां ये बात होती जो आज आपके सामने मीडिया में हो रही, तो वहां से तो रोक लिया गया, और आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक, जनता के भी, जनता की अदालत तक पहुंच सके। अभी हम एक विषय की बात कर रहे हैं जो आपसे बताया, नान फूड वेयर हाउसिंग, इसमें जो किसान हमारे यहाँ परेशान घूम रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे, उनको खाद के लिए लाठियां मिल रही, कर्ज में वो डूबे हैं, इसके बाद भी अगर उन्होंने अपना इतनी मेहनत के बाद बेचा है, तो हमारे विजय वेयर हाउस वगैरह में जो बेचे गए उनको 1 रुपया आज तक नहीं मिला, वो बेचारे भटक रहे हैं। इन सब के पीछे का रहस्य क्या है? अब चलिए, ये है हमारे मोहित जी, इनको हमने अपना इस विभाग के लिए विधायक प्रतिनिधि बना रखा है। इनको मैंने कई महीने से इस काम में लगा रखा था कि जब एक एक डॉक्यूमेंट बन जाए और फुल प्रूफ हो जाए, और आज ये कुछ किसान भी आए हुए हैं सवरिया क्षेत्र के जिनका पैसा नहीं मिला है, और इनके साथ क्या होता है ये भी आपको अपनी बात बताएंगे कि जब जाते हैं तो आखिर क्या स्थिति सामने आती है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है उसका उत्तर इनके मुंह से निकल सके। तो ये अपनी बात को रख रहे हैं, ध्यान से आप लोग इनकी बात को सुनिए। 29 तारीख को एक एसीएस फूड अपर मुख्य सचिव जिन्होंने समीक्षा बैठक का आयोजन किया था मोहन सभागार में, जिसमें माननीय विधायक जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये पिछले कई दिनों से पूरी टीम लग करके इसमें गहन जांच कर रही थी, और हमने पूरी तैयारी उस दिन के लिए करके रखी हुई थी कि हमारे माननीय विधायक जी जाएंगे और इस पूरे मुद्दे को सभी विधायकों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सहित सभी के सामने उठाएंगे और इस चीज़ का जवाब मांगेंगे। मगर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि प्रशासन को कहीं न कहीं भनक थी कि फूड का मामला है और फूड के मामले की जांच बहुत दिनों से हम लोग पूरी टीम रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उन्होंने माननीय विधायक जी को बैठक से वंचित रखा। अब ये आज का जो पूरा मामला है वो शुरू से मैं आपको एक 13 पॉइंट धान का पंजीयन, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य के तहत उनकी उपज का वास्तविक राशि प्रदान करने के लिए जो समर्थन मूल्य के तहत उन्हें धान का लाभ देना चाहती है, उसके लिए किसान पंजीयन करवाती है। और उसकी पूरी व्यवस्था इस प्रकार है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, पूरे रीवा जिले में पिछले वर्ष के मुताबिक एवं अन्य भी कई वर्षों के मुताबिक इस वर्ष 4 गुना अधिक फर्जीवाड़ा, जो कि फर्जी पंजीयन के रिकॉर्ड में टूट चुका है। और उसकी मैं पूरी व्यवस्था के ऊपर जाना चाहता हूँ। उसकी व्यवस्था इस तरह से, पहले आपको बता दूं पंजीयन निर्धारण किस तरह से होता है। पंजीयन का निर्धारण यानी पंजीयन जो करते हैं जो केंद्र समितियाँ, उनका निर्धारण जिला उपार्जन समिति, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय,
एवं वेयर हाउसिंग एवं MPSC यानी नान विभाग, PR आयुक्त सहकारिता, ये सारी टीमें मिलकर के एक जिला उपार्जन समिति बनती है। वहाँ से खरीदी केंद्र और पंजीयन केंद्र का निर्धारण होता है। उसमें एक नियम बनाया है मध्य प्रदेश शासन ने कि 0.5% के अंतर से 0.5% के अंतर से जो भी समितियां ऊपर होंगी उन्हें ही पंजीयन अथवा खरीदी का कार्य दिया जा सकेगा। यानी कि कुल मात्रा की 0.5 शॉर्टेज, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की अगर आपने खरीदी करी, 1000 की अगर आपने खरीदी करी, तो उसमें 0.5 पैसा अगर आप नहीं जमा कर पाए या आपकी धान खराब हो गई, गेहूं खराब हो गई, उतने की छूट रहेगी, लेकिन बाकी की मात्रा धान की खरीदी जाएगी की गई। हाँ, उसमें 1,000 टन खरीदी, हाँ जो भी खरीदी गई 0.5% यदि नहीं जमा कर हाँ, तो उसमें माफ छूट है शासन द्वारा। उसको मान लीजिए खखरा हो गई, उसको कुछ भी आप समझिए शासन पिछले कार्यकाल जो पहले की हाँ, ये मानक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ 0.5% के अंदर का नियम था, परंतु किया क्या, मध्य प्रदेश शासन के नियमों को ताक में रखते हुए मैं आपको जिला उपार्जन, मैं कोई भी बात करूंगा ये सारा मध्य प्रदेश शासन का ही रिकॉर्ड है, आप एक प्रति इसकी लेकर के सत्यापित करा सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैंने स्वयं से बनाया हुआ हो, या तो ये RTI से निकाला गया है या मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई उपार्जन पोर्टल से निकाला गया है, या कलेक्टर महोदय के पूर्व के आदेशों का इसमें हवाला में दे दूंगा आपको। तो इसमें जो मैंने बताया आपको 0.5%, ये आपके सामने ये पत्र है, ये 2025 यानी अभी गेहूं की खरीदी में जिन समितियों ने 0.5% को क्रॉस कर दिया, अधिकतम शॉर्टेज की, उसको आप चाहे घोटाले का शब्द दे दीजिए, चाहे उसको फर्जीवाड़े का शब्द दे दीजिए, ऐसी 6 समितियां थी। सेवा सहकारी संस्था पडरिया, बभनगवा, उमरी मनगवा, धीरे धीरे होता है, हरदी शंकर, चांदी, गोविंदगढ़। और ये आप देख सकते हैं अंतर प्रतिशत साफ साफ लिखा है 1.75, 1.61, 1.16, 0.62, 0.57। ये 6 सूची हो गई, आपने देख लिया। ये अभी का है गेहूं का। अब आते हैं कलेक्टर महोदय के नए आदेश की तरफ, जो इसी वर्ष में किया गया है। आदेश क्रमांक इसमें आप पढ़ लीजिए, दिनांक ये 10/9/2025 को कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया, इसी सितंबर, इसी में। उसमें कलेक्टर महोदय ने इन्हीं समितियों को पंजीयन केंद्र आवंटित कर दिया जिनको स्वयं वो गेहूं में देख रही हैं कि इन्होंने 0.5% का पालन नहीं किया है। और इस समिति, ये आदेश है कलेक्टर महोदय का, आप इसको बाकायदे ले सकते हैं और ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें समितियों का नाम है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, गोविंदगढ़। आ जाते हैं हम गोविंदगढ़, खुजूर तहसील, ये पढ़ लीजिए, सेवा सहकारी समिति गोविंदगढ़, ये पंजीयन केंद्र बना दिया गया और अगले कुछ ही दिनों में इनको खरीदी केंद्र दिया जाएगा। ये स्थिति है तो पंजीयन केंद्र की। अब हम आते हैं अपात्र समितियों के अलावा, इनमें ऐसी स्थिति है कि एक समिति को 3-3, 4-4 खरीदी केंद्र, 3-3, 4-4 पंजीयन केंद्र आवंटित किए जाते हैं। इतना घोटाला, इतनी शॉर्टेज, इतनी शिकायतों के बाद भी, जबकि उसी के विपरीत पिछले 3 वर्षों से गरीब स्व सहायता समूह की महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं खरीदी केंद्र बनाने के लिए, परंतु उनकी आवाज को नहीं सुना तो क्या पहले दिया जाता था? पहले माननीय प्रतिभा पाल महोदय, जो वर्तमान कलेक्टर महोदय हैं, उनके ही कार्यकाल तक एक बार स्वयं उन्होंने खरीदी केंद्र महिला स्व सहायता समूहों को दी है, परंतु जिला सहकारी, जिस पॉइंट पे मैं आगे आने वाला हूं, जिनके दबाव, जिनके रसूख, जिनकी वसूली की वजह से समूह की महिलाओं को खरीदी देना बंद कर दिया गया है। अब मैं आता हूं, ये पंजीयन निर्धारण जो होता है, उसके निर्धारण में इसमें बॉस कौन है, यानी ये कह सकते हैं हेड कौन है। उनका नाम है माननीय ज्ञानेंद्र पांडे। अब इनके ऊपर आते हैं, ये वही ज्ञानेंद्र पांडे हैं। आप ये FIR की कॉपी मेरे आगे देख रहे होंगे, FIR नंबर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, 0236 7/6/2018 को इनके विरुद्ध FIR हुई थी सतना जिले के अमरपाटन थाना में। उस समय में ये वहाँ के जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी हुआ करते थे। इनके ऊपर FIR होती है धाराओं में 420, धारा 34, इसकी रिपोर्ट भी दे दूंगा आपको। इसमें साफ साफ लिखा है, अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे द्वारा लोन वितरण में 48,78,32,546 रुपए का घोटाला किया गया है, जो अभी वर्तमान में हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं इनके और कुछ कारनामे दिखाई देता हूँ। ये माननीय भाजपा विधायक हैं, माननीय दिव्यराज सिंह। मैं स्वयं भाजपा सरकार के विधायक के पत्र को दिखा रहा हूँ, ये आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं। ये कोई एडिटेड पत्र नहीं है, माननीय दिव्यराज से इसका आप सत्यापन भी करा सकते हैं। उन्होंने पिछले ही वर्ष 7/10/2024 को प्रमुख सचिव महोदय सहकारिता को पत्र लिखा, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा, जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे को जिला रीवा से अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत। और एक पत्र उन्होंने और लिखा, पत्र क्रमांक उनका है 349, भ्रष्टाचार की उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत करी। ये शिकायत करने वाले कोई और नहीं, माननीय दिव्यराज सिंह विधायक वर्तमान भाजपा है, उनके शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
माननीय विधानसभा सिमरिया श्री अभय मिश्रा जी द्वारा 28/7/2025 को विधानसभा में प्रश्न किया गया, प्रश्न क्रमांक 220, लेकिन उसका उत्तर इन्होंने यहाँ से फर्जी तरीके से सेटलमेंट करके गलत भिजाया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद आते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पे, वहाँ से ज्ञानेंद्र पांडे को लिखा गया, शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे मेरे पास दर्जनों पत्र हैं ज्ञानेंद्र पांडे की, इतने पत्र मैंने लिखे, इतने कागज, और ये विधानसभा, ये मेरा ध्यानाकर्षण, ये सब कुछ। हाँ, पर इन लोगों की चैन इतनी गहरी, और यही के लोग खड़े, और इन तालाब बना है, और केवल पैसा कमाना, और इनके प्रभाव में कलेक्टर से लेकर सब लोग। कि ज्ञानेंद्र पांडे पर किसकी छाया है, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। पूरा ही नेटवर्क बनाया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, इसको आप छाप भी सकते हैं, कोई संशय नहीं। इस ग्रुप का मैंने नाम दिया है फर्जीवाड़ा ग्रुप, माननीय विधायक जी का अनुमोदन से। पूरा नेटवर्क इस प्रकार है, आप समझिए। पहले तो नाम, एक आपने स्थानांतरण या कोई आदेश सरकारी होता है ना, तो उसमें कॉलम रहता है वर्तमान पदस्थापना, अगली पदस्थापना, तो मैंने एक अपने तरीके से बनाया है, और इसमें मैंने बनाया है नाम, पद और करामात एवं वसूली ग्रुप के अपने अपने हिस्से के कार्य। और ये मैं आपको सत्यापन करके दूंगा, जितनी बातें इसमें मैंने लिखी है, अभी मैं एविडेंस दूंगा इसके आपको, मैं क्रमशः आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं ज्ञानेंद्र पांडे जी के ऊपर, जो जिला सहकारी सीईओ हैं, जिनकी मैंने आपको FIR की कॉपी भी दिखा दी। इन्होंने 1 लाख रुपए सिस्टम बना के रखा है, 1 लाख रुपए प्रति समिति से इनको पैसा लेना है, और माननीय कलेक्टर मैडम को गलत रिपोर्ट करेंगे, ये गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, मैडम जी को गुमराह करेंगे, और अपात्र एवं ब्लैक लिस्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको 2 आदेश दिखा दिए, अपात्र समितियों को 2-2, 3-3 पंजीयन केंद्र देते हैं, इनका काम ये है। अब आ जाते हैं KB बागरी, जो जिला मैनेजर हैं, इनका काम मैं बताता हूँ क्या है। इनका काम है वेयर हाउसों एवं धर्मकाटाओं के माध्यम से 2% शासन सूख देता है। अब मैं आपको देता हूँ, ये तो 0.5% अलग मैटर था, 2% का होता है, जैसे एक वेयर हाउस है, इसको सूखती क्या बोलते हैं? हाँ, सूखत, 2% सूखत बोलते हैं। उसमें जितनी आपने खरीदी के माध्यम से या मिलरों के माध्यम से या परिवहन के माध्यम से जितनी मात्रा एक वेयर हाउस में स्टॉक होगी, वो रखने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अधिकतम उसकी जो समय सीमा शासन ने निर्धारित की है 6 महीने, 6 महीने के भीतर वो अगर धान उठती है अथवा नहीं उठती है, 1 महीने के अंदर ही उठ जाती है, एक भी नहीं सूखी है, लेकिन फिर भी शासन लीगल तरीके से 2% सूख का देता है। 2% अगर मान लीजिए किसी भी वेयर हाउस में 30,000 कुंटल, यानी 30,000 के समथिंग मैट्रिक टन, 3,000 मैट्रिक टन अगर रखा, तो 600 कुंटल तो ईमानदारी से शासन दे रहा है कि खा तो जाओ, आप इसको खा जाओ। तो 600 कुंटल इंटू आप सीधे सीधे, अगर आज का 2369 शासकीय रेट है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, एक वेयर हाउस की कमाई 12 लाख रुपए। इसमें आपको ऐड कर देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए 2% सूखत का नियम है, तो बागरी जी का कहना ये रहता है रिपोर्ट के आधारों पर कि चाहे कितना भी सूर्य अपनी धूप की पावर दिखा ले, चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, धान निकलने के बाद वो सूखेगी 2% ही, न कम होगी न ज़्यादा होगी। तो इसका आकलन वो कैसे करते हैं, इसका जवाब दे दें। सबसे अच्छी दूसरी बात मैं बता दूं, इसके अलावा इनका काम है दूसरा, पूरा स्वीकृत मात्राओं में, ये पूरा जो है स्वीकृत मात्रा का आप समझ सकते हैं PTS, यानी कि वहाँ से एक्सेप्टेंस बनता है, उसमें ये शॉर्टेज रिजेक्ट मात्राओं में खेल करते हैं, उसकी वसूली करते हैं। तीसरे हैं हमारे विनीत मिश्रा, जो है फूड इंस्पेक्टर, इस समय 3 तहसील में प्रभारी हैं, एक व्यक्ति को 3 तहसील का प्रभार दिया गया है, और इनका काम है लोकल स्तर पे जो किसान हैं उनसे भद्रता करना, खरीदी प्रभारियों, कोटेदारों, सेल्समैनों, ये सारी रिपोर्ट भी दिखाई देता हूँ आपको मैं, उनकी सारी रिपोर्ट है मेरे पास में, वो क्रमशः लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। इनका काम है उगाही करना। अभी एक मामला बता देता हूँ, विक्रेता संघ रीवा ने एक पत्र लिखा है माननीय कलेक्टर महोदय को, और उस पर जांच के आदेश हुए भोपाल से। इनके प्रताड़ना की वजह से एक विक्रेता है वार्ड क्रमांक 14 का अशरफ अली, जिसकी ब्रेन हेमरेज होने से, और उसने लिखित में दिया है, ब्रेन, आपको मामला पता होगा, ये ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हो गई, और उसमें अभी जांच चल रही है। ये स्थिति है इनकी विनीत मिश्रा फूड इंस्पेक्टर की। अब आ जाते हैं संजय यादव, ये नॉन ऑपरेटर है, इसने पूर्व में कई ऐसे घोटाले किए, पूरे जिले में खाली वारदाने हों, भरे वारदाने हों, पूरे वारदानों का सबसे बड़ा माफिया है ये इंसान सबसे बड़ा माफिया है, जिसके द्वारा रिजेक्शन ऑपरेटर है, और जो कि पूर्व में अभी सस्पेंड भी हो चुका था। ये सस्पेंड हुआ भोपाल से, इसको फिर इसने जुगाड़ करके सीधी में पदस्थ हुआ, सीधी से ये ट्रांसफर हुआ नान में RM ऑफिस से चुपचाप फिर नान ऑफिस रीवा में बैठ गया है ये, जबकि एक बार सस्पेंड हो चुका था, आज फिर से ये कार्यरत है। हाँ, रीवा से सस्पेंड हुआ था और फिर रीवा में हुआ। और इसका काम है पूरा जिला मैनेजरिंग, वेयर हाउसिंग, और ज्ञानेंद्र पांडे जी अन्य लोगों के साथ मिलकर के पूरा वसूली ग्रुप चलाता है। और तो और इसका एक बहुत बड़ा आपको मामला बता दूं, ये नान जिला प्रबंधक की जगह अपने हस्ताक्षर से सिविल लाइन थाना प्रभारी को उसने FIR करने के एक मामले में आदेश जारी कर दिया था। ये इस स्तर का कंप्यूटर ऑपरेटर है, मतलब आप समझिए पूरा नान चला रहा है व्यक्ति। अब आ जाते हैं शिवपूजन सिंह, ये फूड में ऑपरेटर हैं। कोई भी कोटा संचालक हो,
अधिकतम मात्रा का ये स्वीकृत देंगे और इसके बाद में उसका आवंटन करके ये राशि गमन कर लेंगे। और 181 में अगर कोई किसान शिकायत करता है तो जिन फर्जी पंजीयन हुए उनसे ये समझौता कराते हैं। ये इनका काम है। अब मैं के तहत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी बैंक का कर्मचारी, चाहे वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, चाहे किसी एक टेबल पर बैठा हो, 4 साल से अधिक एक जगह पर नहीं, इसमें सर 4 साल का नीति किया है, 3 वर्ष को शासन की अलग नीति है, 4 साल से अधिक ये उनकी स्वयं की नीति है कि 4 साल अधिकतम, इसके ऊपर आप एक दिन नहीं, लेकिन 6 साल से ज्ञानेंद्र पांडे बैठे हुए हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी ट्रस्ट से बस्ती मैनेजमेंट ये वहीं पे। और इसी तरह बागरी, आप लोग पता कर लें 8-9 साल से बागरी कहाँ के रहने वाले? बागरी हैं, नागौद के रहने वाले हैं। अभी जो हमारे माननीय मंत्री हैं प्रतिमा बागरी जी, उनके रिश्तेदार हैं और उन्हीं की रसूख के दम पर कह सकते हैं कि खुला चैलेंज करते हैं। पिछला मामला आपको याद होगा रेवांचल वेयर हाउस में, जिसमें इनको कड़ी फटकार हाई कोर्ट से लगी थी और पूरे मामले को जो इन्होंने एक फर्जी तरीके से पूरा गढ़ा था, पूरा फर्जी पंचनामा, फर्जी छापा, हाई कोर्ट के जस्टिस श्री गुलपाल सिंह आहलूवालिया बेंच ने इनके पूरे मामले को 12185 पिटीशन नंबर है हाई कोर्ट में, आप सर्च कर सकते हैं, पूरे इनके पंचनामा सहित FIR को क्वेश कर दिया था और कोर्ट ने लिखा था कि दिस इज नॉट लॉ, ये आप सही नहीं कर रहे, कानूनी नहीं है, और पूरी तरह से ये इनको खारिज कर दिया था इनके पूरे मैटर को। शिवपूजन सिंह के बाद में हम आ जाते हैं अब यहाँ पर मेन जो हमारा मैटर आज का है पंजीयन केंद्र का। इसमें हुआ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। पूरे जिले में पंजीयन का कार्य यानी धान पंजीयन किसान 2 प्रकार से करा सकता है, स्वयं और सिकमी। स्वयं का जो पंजीयन होता है वो इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे मेन आप ये यहाँ सबसे बड़ा खेल सेल्फ बोलते हैं उसको। स्वयं का पंजीयन का मतलब है जैसे किसान का नाम मान लीजिए बागीश प्रसाद मिश्रा है, उसकी किसान की बैंक की जानकारी, मोबाइल नंबर, समग्र ID मैंने हाईलाइट कर दी है क्योंकि ये शेयर करना उचित नहीं है। उस किसान का नाम जैसे बागीश मिश्रा है, बागीश मिश्रा की जमीन शाहपुर गांव करके है, वहां पे है, ये बिल्कुल सही पंजीयन है। ये ऑनलाइन पोर्टल धान का उपार्जन पोर्टल है, कोई भी आप में से व्यक्ति जाएगा, किसान बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, 1 नंबर का पंजीयन है, चाहे कहीं से भी हुआ हो। आते हैं दूसरे पंजीयन में, जो शासन ने अनुबंध यानी नियम बनाया है कि जैसे आपके पास जमीन नहीं है, आप भूमिहीन हो, आपने मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की ठास में या अधिया में जमीन ले ली, तो शासन का कहना यह है कि 5 हेक्टेयर यानी अधिकतम 12 एकड़ तक आप ठास के अधिया में खेती करते हो तो हम आपका समर्थन मूल्य का आपको लाभ देंगे। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है सिकमी नामा, यानी कि 3 पेज का, ये अनुरूप है धारा 2 का एवं धारा 4, जो कि भूमि स्वामी बटाईदार संरक्षण अधिनियम 2016 के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को उनका लाभ, समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए बनाई गई थी। ये 3 पेज का 3 पेज का अनुबंध और 1 पेज का स्टाम्प। ये लगता कहाँ है मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास जमीन नहीं है, मैंने आपका खेत ठास में ले लिया, तो मैं आज से पंजीयन होने से 2 महीने पूर्व 30/8/2025 की डेट में आपसे एक शपथ पत्र में लिखवा के लूंगा कि हाँ मैंने आपकी जमीन ले रखी है, मैं उसमें खेती करता हूँ और समय पर आने पर मैं पंजीयन करवाऊंगा आपकी जमीन का अपने नाम पे और उसको मैं विक्रय करूंगा और उसका लाभ लूंगा, लेकिन उसकी सीमा केवल 5 हेक्टेयर है। और स्वयं की जो जमीनें हैं, जैसे आपका नाम पंजीयन है और आप जमीन अपनी आपकी चाहे 200 एकड़ है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो ये तो 2 तरह के पंजीयन हो गए, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जैसे ये सिकमी है, इसमें स्टाम्प लग गया, किसान का नाम राजीव पटेल और ये उसने दूसरे की जमीन लगा रखी है, लेकिन ये सिकमी में है, इसमें अनुबंध लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही पंजीयन है और इसकी सीमा आप देख सकते हैं 4.205 हेक्टेयर, अधिकतम 5 हेक्टेयर है। अब खेल जो हो रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। खेल हो रहा है यहाँ पर, ये आप पंजीयन इसको देख सकते हैं ध्यान से, ये पंजीयन है, ठीक, ये पंजीयन है। अब इस पंजीयन में क्या हो रहा है देखिएगा, ये किसान का नाम वाल्मीकि कुशवाहा है, इसके नाम पे सिर्फ एक जमीन है 493/1, देखिए आप, ठीक। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि है क्या ये मामला। वाल्मीकि के नाम से सिर्फ एक जमीन है, लेकिन उसने 2.588 हेक्टेयर का रजिस्ट्रेशन करा लिया। कैसे करा लिया? दूसरों की जमीन लगा दी। किसकी? जैसे ये वाल्मीकि के अलावा अरुण कुमार की हो गई, महेश प्रसाद। अब किसान का नाम वाल्मीकि कुशवाहा है और जमीन उसने किसकी लगाई है? महेश प्रसाद त्रिपाठी। ये गलत नहीं है, लेकिन इसका तरीका गलत है। अगर यही पंजीयन सिकमी में होता और महेश त्रिपाठी से सहमत ली गई होती कि हाँ आप मेरी जमीन का पंजीयन करा सकते हो, मैंने आपको अधिया में दिया है, तो उचित था। और बिना सहमत के, बिना शिकमी नामा के, क्योंकि पोर्टल में ऑप्शन ही 2 हैं, ये फर्जी पंजीयन ऑटोमेटिक है क्योंकि स्वयं में किया गया है। स्वयं में आप कितनी भी जमीन चढ़ा दो, किसी की भी चढ़ा दो, 200 एकड़ चढ़ा दो, कोई रोकने वाला नहीं है। उसमें आप 10,000 कुंटल अकेले बेच लो। ये वाला पंजीयन भी ऑनलाइन हुआ? हाँ, ये भी ऑनलाइन है, सारे पंजीयन ऑनलाइन है, आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। इसलिए मैंने किसान कोड हाईलाइट नहीं किया, बाकी सारी चीजें हाईलाइट भी कर दी है मैंने, ठीक है। तो इसमें अब आप समझिए मैटर क्या है। स्वयं की जमीन, इसको स्वयं की जमीन दिखा करके दूसरे की जमीन जोड़ी गई है। अब जब ये किसान अपना पंजीयन कराने जाएगा, जो महेश त्रिपाठी है, जब ये किसान सेंटर में जाता है कि मेरी जमीन का पंजीयन कर दो, तो वहां बताया जाता है कि आपकी जमीन फलाने व्यक्ति के में उसमें जुड़ चुकी है।
उसके नाम पे पंजीयन हो चुका है। तो वो ये कहता है कि भाई मैंने तो पंजीयन कराया ही नहीं। तो कहता है आपने किसी को ठांस में दिया होगा, उसने सिकमी में कराया होगा। उसका कहना है कि मैंने किसी को कोई कागज दिया ही नहीं, ना मैंने किसी से कोई अनुबंध किया है, न किसी तरह का मेरा कोई शपथ पत्र है, बावजूद उसके कि फर्जी पंजीयन हो गया। और ऐसे जो जिले में पंजीयन की स्थिति है, ऐसे फर्जी पंजीयन उनकी संख्या है 5005 पंजीयन। और ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, डेली इस ग्रुप में आती है। ये जिला उपार्जन समिति का ग्रुप है। मैं आपको समिति वाई 2-3 समितियों का नाम गिना देता हूँ। सिमरिया में आ जाता हूँ, सेवा सहकारी समिति बीड़ा है, चचाई बीड़ा, आबलिक बीड़ा है। उसने टोटल 1959 विपुल सिंह वाली जी, वही जिसमें अभी वो विजय घोटाला हुआ था, चचाई करके आबलिक बीड़ा कर दिया है। वो सब एक ही माई बाप है। वो अभी उनको फिर देते, तो उनको इसमें जो उन्होंने अभी किसानों का पैसा नहीं मिला, किसान भटक रहे हैं, उठा के उस मुद्दे पे आता हूं मैं अभी। ये 1959 पंजीयन आप देख लीजिए, और इसमें से उन्होंने 340 फर्जी पंजीयन किए हैं। फर्जी पंजीयन इन द सेंस आप समझ जाएंगे, सीधी सी बात है, दोबारा बता दूं, फर्जी पंजीयन का मतलब है कि दूसरे की जमीन का पंजीयन स्वयं के ऑप्शन पर क्लिक करके करवा लेना, वो भी बिना उसके सिग्नेचर, बिना उसके अनुबंध, बिना उसके सहमत के। ये व्यवस्था है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा मैं बताता हूँ। उसका फायदा अभी बताऊंगा इस मुद्दे पे, विजय वेयर हाउस पे। ये फायदा पंजीयन का आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ पंजीयन देखिए कि पंजीयन फर्जी किस तरह होता है। इसके बाद में आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है, इसमें सेवा सहकारी बीड़ा आपको मैंने बता दिया। बमनी में चले जाइए, सहकारी समिति भमरा, इसमें 1445 पंजीयन हुए, 213। सिरमौर में चले जाइए, बैकुंठ। ये किसको मिला है? ये शायद मेरे साथ नाती पड़े। ये चर्चित कुमरतुर्बानी या इसमें से है। हाँ, ये दो मिले हैं, चर्चित नाम है इसका। नाच के मामले ये यूपी की धान लाते हैं और वहीं बगल से एमपी इस पंजीयन पे गला के जो अंतर का रेट है वो में फलाने समितियां हैं, आपको बता दिया मैंने। चौथर में है कुछ समितियां, जवा में हरप्रसाद, ये हरप्रसाद सिंह विपणन समिति वही है। आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हरप्रसाद सिंह, आपको मामला पता है, हरप्रसाद सिंह विपणन ने पिछले वर्ष भी तकरीबन 2000 फर्जी पंजीयन किए थे, जिसमें मामला जनहित याचिका में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने ये देखिए नोटिस जारी किया था और उसमें जांच हुई, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा निकला था। और उसी समिति को आपको आदेश भी दिखा देता हूँ, उसी समिति को इस बार भी फर्जी पंजीयन, इसी बार पंजीयन केंद्र बना दिया गया, जिसमें हाई कोर्ट में पंजीयन का मामला चल रहा है। हाई कोर्ट ने उसमें मामला लेकर रखा हुआ है, अभी निपटारा नहीं हुआ है, अंडर रिव्यू। हाँ, तो वही मामला है। तो वही, लेकिन उसी पंजीयन केंद्र को फिर से इस बार भी पंजीयन केंद्र बनाया गया है, वही माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और ये सब सोशल मीडिया में कलेक्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको मालूम है कौन कौन से स्थिति क्या है। अभी आपने देख लिया, टोटल हो गया। आपको टोटल रिपोर्ट बताता हूँ। 47,944 टोटल पंजीयन हुए, जिसमें 5,005 पंजीयन फर्जी हुए हैं। ये रिपोर्ट मैंने कल कलेक्टर प्रतिभा पाल मैडम जी को भेजी थी व्हाट्सएप में, पूरी रिपोर्ट पूरे जिले की। साथ में मैंने लिख के भी दिया था कि मैडम इस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ज्ञानेंद्र पांडे जी, इनको भी पूरी रिपोर्ट जिले की भेजी थी मैंने, और व्हाट्सएप पे ये भी मैंने उनको दिखाया है, उन्होंने देखा भी है, डबल सीन भी है और ब्लू टिक भी है, आप उनसे डिलीवर करिए। ये है हमारी एडीएम अपर कलेक्टर मैडम माननीय सपना त्रिपाठी जी, इनको भी सारी रिपोर्ट मैंने कल ही भेज दी थी और जानकारी दी थी कि इस तरह से जिले में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन आ जाते हैं सपना त्रिपाठी जी का रोल बताइए। कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इसका रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सपना त्रिपाठी जी को ये मानता था कोई सब दुनिया में नहीं, वो भी पूरी तरह से मतलब पूरा खुल्लम खुल्ला, कोई संकोच नहीं। बाकी देखने में कितना सीधा सज्जन लगती है, पर इस मामले में तो बिल्कुल फुल एक्सपर्ट। इसी मसाल कर देता हूँ, चूंकि अभी इस बार सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए उसकी वस्तु स्थिति में हम नहीं जा सकते। हमने केवल अभी पंजीयन होने के बारे में बताया कि जिले में इतने पंजीयन फर्जी हुए हैं। सत्यापन होना अथवा ना होना ये राजस्व का मामला है। और इसके अलावा पिछले वर्ष ऐसे मेरे पास तकरीबन 2000 पन्नों की रिपोर्ट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। फर्जी पंजीयन पूरे सत्यापित हुए थे। हरप्रसाद के पंजीयन सत्यापित होने के बाद विनीत मिश्रा फूड इंस्पेक्टर ने भोपाल से आईडी दोबारा लॉगिन करवाई है और इसके बाद में पंजीयन डिलीट करवाए थे। ये मामला पूरी मीडिया को पता है। सत्यापन होने के बाद पंजीयन निरस्त हुए थे, तो ये मामला तो कहीं नहीं रह जाता, क्योंकि इतने पंजीयन है जिले में कि किसी भी तहसीलदार, राजस्व में तहसीलदार सत्यापन करता है अथवा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करता है। किसी के पास इतना समय नहीं कि एक एक में चेक करके बैठेगा कि स्वयं में हुआ है कि सिक्किम में हुआ है, इसका स्टाम्प मूल प्रति है कि नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये आप भी समझ सकते हैं। परंतु अभी वर्तमान स्थिति जो फर्जी पंजीयन है उसका उपयोग में बता देता हूँ। अगर ये सत्यापित हो जाते हैं तो, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट डेली ग्रुप में जाती है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर पूरी जिला उपार्जन समिति है। आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? हम सत्यापन तक क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है कि फर्जी पंजीयन करने पड़ रहे हैं? सत्यापन है, सत्यापन तो वो बात का विषय है। आप मेन मुद्दे पर जो आपने कहा
इसका उपयोग मैं आपको देता हूँ। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले समथिंग 1 साल हो गया है, सांसद जी का एक वेयर हाउस है, विजया वेयर हाउस। कौन सांसद जी? हमारे माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी का वेयर हाउस है, श्री विजया वेयर हाउस, जो जिसके लिए उन्होंने 29 लाख रुपए दिए थे बच्चों को लगाने के लिए। जो भी होगा मुझे नहीं पता, जो भी मैटर है। वो चुनाव में भरा था। हाँ, नहीं तो ये मैं आपको इस पंजीयन का खेल बता रहा हूँ, मैं पंजीयन का खेल बता रहा हूँ आपको कि इसका उपयोग हो कहाँ रहा है। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण है श्री सांसद जी का हमारे वेयर हाउस, जहाँ पिछले वर्ष खरीदी हुई, खरीदी का कार्य चालू हुआ, वहाँ 1 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ। आग लगाई गई उस मामले को दबाने के लिए। अब घोटाला कैसे हुआ? 3 व्यक्तियों ने 1 करोड़ 80 लाख का गमन कर लिया। कैसे? समिति प्रबंधक, ऑपरेटर, सर्वेयर और खरीदी प्रभारी। खरीदी प्रभारी सहित 4 लोग, 4 लोगों के नाम 1 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने बेच लिया था। उनके नाम पे एक जमीन उन्होंने किया कैसे? उन्होंने क्या किया था? दूसरों की जमीनों का, जो मैंने अभी बताया, दूसरों की जमीनों का अपने नाम पे पंजीयन करवा लिया था। उनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं थी। सभी पंजीयनों में 500-500, 600 कुंटल की मात्रा सत्यापित करवा के रखी थी। और जैसे ही खरीदी चालू हुई, बिना धान वो अपनी लाई, पहली एडवांस फीडिंग उन्होंने कर दी टोटल में 5000 कुंटल की। अब जब उन्होंने फीडिंग कर ली, यहाँ पे बिना बागरी ने और बिना जो वेयर हाउसिंग है, जिला सहकारी संजय यादव नान, इन्होंने मिली भगत करके बिना भौतिक सत्यापन के कि वास्तव में इन्होंने धान बेची है इतनी ज्यादा, 3 लोगों ने कि नहीं बेची है, बिना भौतिक सत्यापन के ही उनकी राशि का भुगतान तक कर दिया, खातों में पैसे तक चले गए। उसमें सुखद भी हाँ, नहीं सुखद नहीं है, सुखद तो अलग विषय है। 1 करोड़ 80 लाख तो ये अलग मामला है। ठीक है। तो उसमें इन्होंने उस भुगतान को सत्यापित तक कर दिया। जब भुगतान चला गया, जब मामला लास्ट में पहुंचा कि धान तो इतनी खरीदी हो चुकी है, बाकी की धान है कहाँ, तो पता चला कि 5000 कुंटल धान मौके पे आई ही नहीं खरीदी केंद्र में, और 5000 कुंटल अधिक फीडिंग हो गई और माल भी, पैसा भी उनके खाते में चला गया। तो अब जो 5000 कुंटल धान उन्होंने फीडिंग में दिखाया, चूंकि पोर्टल में तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये धान आई थी, और 5000 कुंटल किसानों की धान, अंत में बच गए किसान। क्योंकि जब R2T होता है, मैं आपको सिस्टम बता दूं, लॉगिन होता है, आप खरीदी की एंट्री करेंगे, खरीदी की एंट्री करने के बाद में आप दिखाएंगे R2T, रेडी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेरा जो मैंने माल खरीदा है धान, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है। इसके बाद में परिवहन होगा, परिवहन होने के बाद में PTS से बनता है सर्वेयर, उसकी सर्वेयर करेगा, सर्वे देखेगा उसका कि माल सही है। उसके बनाने के बाद में PTS में जो बैठते हैं गोदाम प्रभारी श्री KB बागरी, वो अंतिम उसमें मोहर लगा देते हैं कि हाँ ये धान सही और मुझे सही सलामत मिल चुकी है इस व्यक्ति की, और इस व्यक्ति को भुगतान किया जाए। एक एक किसान का अलग अलग एक्सेप्टेंस नोट बनता है। श्री बागरी जी यह भी नहीं कह सकते कि पूरी लिस्ट आती है और मुझे नहीं पता चला कि कौन से किसान का था। एक एक व्यक्ति का अलग अलग किसान कोड, एक एक व्यक्ति का अलग अलग खाता, एक एक व्यक्ति की अलग अलग धान की मात्रा की रिपोर्ट वहां जाती है, जिसको एक्सेप्टेंस रिपोर्ट बोला जाता है। और एक्सेप्टेंस रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होती है, फिर वहां से एक्सेप्ट होने के बाद में नान आती है, वही रिपोर्ट ऑनलाइन, फिर नान वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसकी प्रक्रिया 6 चरणों में होती है। तो ये कैसे संभव है कि 3 व्यक्तियों ने 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला कर दिया और 6 स्टेप में पता ही नहीं चला पाया शासन कि ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये पता तब चला जब अंत में जिन किसानों ने वास्तव में धान बेचा था, जब उनकी धान स्थिति में थी ही नहीं और वो किसान दर दर भटकते रह गए। आज ये स्थिति है, उन किसानों को ये कह दिया गया कि तुमने बेचा ही नहीं है। ऐसे देख लीजिए यहीं पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन आप जो अपन गलत क्यों लगाए? हाँ। इसमें ये जो कर्मचारी अधिकारियों का काकस जो है, जो पूरे जिले में करा, इसमें मैं सीधा बोल रहा हूँ कि कलेक्टर का रोल है। बिना कलेक्टर के सहमति के सब नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज बादशाह ग्रुप में जाती है। रोज शिकायत हो रही है, 3-3 साल से हो रहे हैं, उन्हीं को समूह दिया जा रहा है। और किसके पास जाती है? इसका बंदर बाट, इस घोटाले की राशि किसके ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस घोटाले की राशि संजय यादव पूरा वसूली करता है। विनीत मिश्रा जी जो हैं फूड इंस्पेक्टर, वो हर तहसील वाइज क्षेत्र वाइज वसूली करवाते हैं, और इस राशि का बंदरवाट होता है ज्ञानेंद्र पांडे जी और KB बागरी जी के संरक्षण इस में। घोटाले को कलेक्टर का संरक्षण रहता है कि अपने आप ही? हम ये कह सकते हैं कि जानकारी एक एक चीज की माननीय कलेक्टर महोदय सहित पूरे मध्य प्रदेश शासन सहित भोपाल के अधिकारियों को है, क्योंकि ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो ऑनलाइन ना हो। तो वो देख करके ये, और शिकायत भी हो रही ना, लगातार शिकायत हो रही है, और उनके द्वारा चुप्पी चिन्हित ऐसे हुए कि अंत में जब किसानों का पैसा नहीं आया, तो जिन किसानों की पैसा नहीं आया उनकी सूची बनी, तो उनको ये पूछा गया कि इनकी धान कहाँ है, तो उन्होंने ये बताया कि जब वो लिस्ट निकली तो उन किसानों की धान तो ऑलरेडी उन्होंने अपने में फीड कर दी थी। ये दिखा दिया था कि हमने धान बेच दिया, जबकि उन्होंने धान बेचा ही नहीं था, फर्जी फीडिंग की थी।
तो धान किसानों की दिखा के फर्जी फीडिंग करके पेमेंट हो गई। किसी और को पेमेंट कर दिया और जिनकी धान है वो घूम रहे हैं। पिछली बार कितनी समितियों ने फर्जी पंजीयन किए थे, क्या उन्हें इस बार मिला है फिर से? हाँ, उसमें से मैंने बताया ना, हरप्रसाद सिंह विपणन हाईकोर्ट ने उस पर नोटिस जारी वो किया है। उन्हीं को तो बार बार दे दिया, अभी फिर दे दिया। इसमें 3 वर्ष साफ लिखा है, आदेश में भी लिखा है। लेकिन कलेक्टर मैडम ने उनको बार बार रोक रखा है पिछले 2 वर्षों से। मैं कलेक्टर से व्यक्तिगत मिल चुका हूँ, लेटर दे चुका हूँ, ये सब बात बता चुका हूँ। कलेक्टर क्या कर रही है कि इन्हीं लोगों को सेव करके, मतलब एक तरह से मौन, और इनको इनकी रक्षा करती है। अब ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें कमाई आप खुद सोच लो। अगर एक वेयर हाउस में 12 लाख है तो जिले भर में कितने वेयर हाउस है? समथिंग वर्तमान में ये अपना 48 टोटल है, टोटल 73 सहित मिला के 48 जो